हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत शिक्षा तथा लिंगी समानता के अंतर्गत योजनाओं का प्रावर्तन यानी भारत सरकार द्वारा या समाज द्वारा किस प्रकार से शिक्षा के विकास के फलस्वरूप लिंगीय समानता हेतु कदम उठाए गए, कौन कौन सी प्रक्रियाएं, कौन कौन सी योजनाएं समय के साथ परिवर्तित होती चली गई, उन्हीं सब बातों के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि शिक्षा और लिंगी समानता, जहाँ पर जितनी अधिक शिक्षा होगी वहाँ पर लड़के लड़कियों में समान व्यवहार देखने को मिलता है, चाहे वो घर का हो चाहे बाहर हो। या दूसरे अर्थों में कहें, जैसे जैसे शिक्षा बढ़ेगी वैसे वैसे लिंगी समानता यानी स्त्री पुरुष के साथ समान व्यवहार होते पाए जाते हैं। इसको मैं डिटेल में समझा चुका हूँ। होता क्या है कि जैसे जैसे आप शिक्षित होते जाएंगे, योग्यता बढ़ती जाएगी, योग्यता बढ़ती जाएगी तो आपकी जागरूकता भी बढ़ेगी, जागरूकता बढ़ती है, योग्यता बढ़ती है तो व्यक्ति लोकतंत्र के अंतर्गत जन कल्याण को बढ़ावा देता है। यानी जन कल्याण हेतु अपने अधिकार और कर्तव्यों की मांग करता हुआ सतत विकास करके आगे बढ़ जाता है। यही प्रक्रिया स्त्री के साथ भी है, यही प्रक्रिया पुरुष के साथ है। थोड़ा सा क्या हुआ है कि इसके पिछले कुछ वर्षों में या लगभग 400-500 और भी अधिक पूर्व के वर्षों में अगर देखा जाए तो कुछ सामाजिक समस्याओं ने या राजतंत्रीय व्यवस्थाओं ने अपने वर्चस्व, अपनी आवश्यकता इत्यादि के लिए पुरुष वर्ग द्वारा महिलाओं का शोषण किया गया या उनको अधिकार और कर्तव्यों को कुचल दिया गया, जिसके कारण से जो है ये समस्या उत्पन्न हुई। लेकिन जिस समाज में जितनी ही अधिक शिक्षा होगी उतना ही उस समाज में स्वतंत्रता, समानता, योग्यता, वर्चस्व, विकास इत्यादि देखने को मिलेगा। तो वास्तव में जब जब शिक्षा समाज से दूर गई है तब तब समाज का पतन ही हुआ है, चाहे वो राजतंत्र हो चाहे लोकतंत्र हो। आज के समय में अगर देखा जाए तो नेता भी शिक्षित नहीं करना चाहते। अगर नेता शिक्षित करना चाहते भारत की जनता को तो मात्र आज समय 2% के लगभग में है केंद्रीय सरकार का व्यय शिक्षा के लिए। सरकार अगर शिक्षा पर अधिक व्यय करती, लोगों को ज़्यादा पढ़ाती लिखाती तो लोग जागरूक होते और नेता और अधिकारियों का भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, उनकी कमाई मर जाएगी। हकीकत बात यह है कि चाहे किसी भी पार्टी हो या किसी भी आपकी पार्टी आए, ये सब भी अपने कमाने खाने का दाव पेच लगाते हैं, क्योंकि ये सब राजनीति को व्यापार समझते हैं, राजनीति को दुकान समझते हैं, न कि राजनीति को सेवा समझते हैं। यही सब समस्याएं हैं, चलिए अलग बात है। तो जैसे जैसे शिक्षा बढ़ेगी वैसे वैसे लिंगीय समानता बढ़ता जाएगा या लिंगीय भेदभाव घटता जाएगा। तो ये सब मैंने बता चुका हूँ। चूँकि लोकतंत्र के अंतर्गत जन कल्याण है, इसलिए महिलाएं जैसे जैसे शिक्षित होंगी वैसे वैसे अपने जन कल्याण के लिए अधिकार और कर्तव्यों की मांग करते हुए उत्तरोत्तर विकास करेंगी और स्त्री पुरुषों में समानता का व्यवहार प्रदर्शित होने लगेगा। तो यह समय के साथ कैसे बदला, किस तरह से बदला, उन्हीं सब बातों में हम लोग चर्चा करेंगे। योजनाओं का प्रावर्तन, योजना का मतलब होता है किसी नियमबद्ध प्रक्रिया के द्वारा कोई कार्य करना, उसी को क्या कहते हैं, योजनाओं का। जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती गई वैसे वैसे भारत का विकास होता गया और महिलाओं ने भी अपने अधिकार और कर्तव्य और अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु अनेक सारे प्रावधानों के तहत अपने व्यक्तित्व का विकास किया, अपने को सुरक्षित किया। महिलाओं के विकास के संग 2 समस्या होती है, पहला सुरक्षा की समस्या और दूसरा अधिकार या कर्तव्यों के आगे बढ़ने से संबंधित होती है। तो ये दोनों समस्याओं के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा या समाज द्वारा या विभिन्न सामाजिक सुधारों और जन संचार इत्यादि के माध्यमों द्वारा इनके लिए जो है काफ़ी जो है सुविधाएं और काफ़ी प्रक्रियाओं के द्वारा इनके व्यक्तित्व के विकास या इनको पुरुषों के समान अवसर उपलब्ध कराने का विशेष कार्य किया गया है, जो इस प्रकार है। पहला देखिए, अगर मूल अधिकार की बात करें, भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान किसी भी स्तर पर स्त्री पुरुष में भेदभाव नहीं करता। मूल अधिकार समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा या कुछ भी हो, स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के नाम पर, धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर सबको पुरुषों के समान ही स्त्रियों को भी अधिकार प्रदान किए गए हैं, चाहे वो अभिव्यक्ति से संबंधित हो या फिर समानता से संबंधित हो, चाहे धार्मिकता से संबंधित हो,
चाहे अन्य कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले हो, जितने भी हों, मूल अधिकार में स्त्रियों को पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त हैं। दूसरा, अगर शिक्षा की बात करें तो अनुच्छेद, ये भी मूल अधिकार बना। इस मूल अधिकार के अंतर्गत स्त्रियों को भी पुरुषों के समान, जैसे 14 वर्ष तक सब निश्चित रूप से उनको भी निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। तो शिक्षा के क्षेत्र में तो जो ऐसे विशेष रूप से जो फ्री की गई शिक्षा कक्षा 8 तक, उसमें सबको जो है स्त्री पुरुष दोनों को जो है शामिल किया गया। कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि 14 वर्ष तक शिक्षा या सरकार जो भी अपना प्रावधान की है शिक्षा के, उसमें लड़के लड़के दोनों को समान रूप से की है। ये सब लिंगी समानता का ही परिणाम है। तीसरा, अगर हम देखें समान कार्य के लिए समान वेतन, यह समाज पुरुष जो है भेदभाव करता है, लेकिन संवैधानिक तौर पर यह व्यवस्था दी गई है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, सबको मिलना चाहिए। अनुच्छेद 39 समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है, चाहे वो लड़की हो या लड़का, स्त्री हो या पुरुष। जो कार्य के लिए जो पुरुष को चाहिए पारितोषिक, वही महिलाओं को भी चाहिए, ये व्यवस्था भी दी गई। इसी तरह से शिक्षा आयोग की हम बात करें, विश्वविद्यालय आयोग 1948, फिर 52-53 में माध्यमिक शिक्षा आयोग, फिर उसके बाद दौलत सिंह कोठारी 64 से 66। उसी तरह से अगर हम बात करें आगे की बात करें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। उसी तरह से जितने भी शिक्षा से संबंधित आयोग गठित किए गए, उसमें भी महिलाओं के विकास हेतु, महिलाओं के शिक्षा में विकास हेतु, महिलाओं के स्थानीय स्तर पर शिक्षण प्रशिक्षण, कौशल कला इत्यादि के विकास हेतु प्रावधान व्यवस्था देने का प्रयास हर समय किया गया है भारत सरकार द्वारा, विभिन्न शिक्षा आयोगों के द्वारा। अगला है मातृत्व अवकाश। आप जानते हैं कि महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश की भी छुट्टी मिलती है, उसमें पूरा पैसा मिलता है, उनका वेतन नहीं कटता है, और उनको छुट्टी भी मिलती है और वेतन भी मिलते हैं। इस प्रकार से सरकार इसकी व्यवस्था करती है। ये क्यों कि समय बदला है, उनकी जागरूकता बदली है, जिसके वजह से सरकार मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ये सब सुविधाएं उपलब्ध है। उसी तरह से परिवार कल्याण, जिसमें जो है जच्चा बच्चा को पैसा भी मिलता है, खाने पीने के लिए डिलीवरी पर भी पैसा मिलता है, उनका देखरेख भी सरकार करती है। क्यों कि मातृत्व समाज से ही, माताओं से ही पुरुषों का भी समाज है, महिलाओं का भी समाज है। इसलिए इनके संग एक मानवीय दृष्टिकोण को अपना करके परिवार कल्याण संबंधी विभिन्न योजनाएं, सुविधाएं, वस्तुएं प्रदान की जाती है। अगला महिला हेल्पलाइन। आप जानते ही हैं कि महिलाओं के प्रति जो उत्पीड़न होता है, अपराध होता है, उसे रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के जो है हेल्पलाइन, स्वास्थ्य से भी संबंधित, सुरक्षा से भी संबंधित, सरकार अपने हर प्रदेश का अपना अलग अलग हेल्पलाइन नंबर होता है, उसके माध्यम से उनको क्या करती है, सुविधाएं, सुरक्षा इत्यादि उपलब्ध कराती है। आगे अगर हम बात करें तो जिस तरह से भारतीय समाज में दहेज एक अभिशाप था, इसको रोकने के लिए भारत सरकार ने 1961 में ही दहेज निरोधक अधिनियम पास करके इस नियम प्रावधान किया है। अगर कोई कंप्लेन करती है लड़की तो सरकार उसके खिलाफ एक्शन लेती है, कार्य करती है, उसको अपराधी मान करके उसको सज़ा भी दे देती है। तो इस प्रकार से भारत सरकार ने समय समय पर अधिनियम लाया। उसी तरह से दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा से संबंधित, घरेलू हिंसा वाला तो इस समय प्रक्रिया ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि अब जो शिक्षा बढ़ रही है वो लोगों में पैसे के लिए शिक्षा, मानवीय दृष्टिकोण, मानवीय व्यवहार की उपेक्षा के कारण से जहाँ पर जितने ही लोग शिक्षित मिल रहे हैं, वहाँ पर घरेलू हिंसा या मानसिक उत्पीड़न महिलाओं में बढ़ता जा रहा है। ये बड़ी अचरज की बात है कि शिक्षा के विकास के संग महिलाओं के प्रति उत्पीड़न, पुरुषों का महिलाओं के प्रति उत्पीड़न एक प्रकार से बढ़ता जा रहा है। इसका अर्थ है कि अभी शिक्षा का हमें जो स्वरूप चाहिए वो अभी निर्मित नहीं हुआ है। इन सबको रोकने के लिए भी, घरेलू हिंसा से रोकने के लिए भी 2006 में अधिनियम लाया गया, नियम बना, कानून बना से रोकने का। अगला इस तरह से लिंगी समानता हेतु, यानी जो लिंगानुपात होता है, स्त्री पुरुषों की संख्या को समान बनाए रखने के लिए अब केयर और NHRM 2 संस्थाएं विशेष रूप से महिलाओं को जागरूक और लिंगानुपात को समान बनाए रखने पर विशेष रूप से कार्य कर रही हैं। ये भी योजनाएं महिलाओं को एक प्रकार से लिंगी समानता का स्तर प्रदान कराने पर महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। अगला है इसी तरह से विभिन्न धाराएं हैं जो संविधान के अंतर्गत, न्यायिक प्रावधानों के अंतर्गत वर्णित हैं, जो विभिन्न प्रकार के अपराधों को, महिलाओं के प्रति हो रहे उत्पीड़न को समाप्त और नियंत्रण करने हेतु प्रयासरत रहती हैं, या उसके अंतर्गत उसके दंड का विधान किया गया है। जैसे अनुच्छेद 366, 494, 498A, 376, 313, 294, 509 और 306, जिसमें शारीरिक
मानसिक, मुंह से या स्पर्श इत्यादि के माध्यम से जो भी उत्पीड़न किया जाता है उससे संबंधित सब धाराओं का विशेष रूप से उल्लेख है। भारत के दंड संहिता के आधार पर इनको जो किसी प्रकार का महिलाओं के प्रति उत्पीड़न होता है तो इसके अंतर्गत उस धाराओं का उल्लेख करते हुए उसको सज़ा का प्रावधान किया जाता है और उसे नियंत्रण या पीठ सजा इत्यादि को भी दिया जाता है। अगला है, अगर हम बात करें तो महिलाओं को शिक्षा के विकास के फलस्वरूप ही राजनीतिक क्षेत्रों में आरक्षण, ग्राम पंचायत में तो आरक्षण ही है, अन्य क्षेत्रों में भी आरक्षण की बात चलती रहती है ताकि वो लिंगी समानता के आधार पर वह भी अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। तो ये सब शिक्षा और के ही फलस्वरूप ये सब प्रक्रियाएं आज के समय में देखने को मिल रही हैं। चूँकि समस्याएं बदल रही हैं, आवश्यकताएं बदल रही हैं, इसलिए ये सब प्रावधान, ये सब गतिविधियों को अपनाना आवश्यक होता जा रहा है और सरकार समय समय पर इसको ध्यान में रखते हुए प्रावधान भी करती रहती है। अगला है प्रशिक्षण, कौशल, कला और संगीत। इन सब क्षेत्रों में तो महिलाओं का एक महत्वपूर्ण प्रभाव, सफलता, योगदान और प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है, जिसके कारण से कला और संगीत के क्षेत्रों में भारतनाट्यम, कोई भी हो, नृत्य हो, लोकगीत हो, संगीत हो, सिनेमा जगत हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इन सब में महिलाओं का दिनों दिन वर्चस्व, प्रभाव और संदेश और जागरूकता बढ़ती जा रही है, जिसके माध्यम से महिलाओं को, अन्य महिलाओं को या जो पढ़ रही हैं शिक्षा के क्षेत्र में उन महिलाओं को प्रेरणा का स्रोत, एक आधार का स्रोत मिलता जा रहा है, जिसके आधार पर वे लिंगी समानता अपने शिक्षा के माध्यम से प्रदान करती जा रही हैं। तो यही सब योजनाओं का प्रवर्तन उनके योग्यता, सफलता, प्रभाव और प्रदर्शन के आधार पर विभिन्न प्रकार की योजनाएं, नियम, कानून, प्रावधान होते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। अतः अगर हम बात करें तो शिक्षा ही लिंगीय समानता का विभिन्न योजनाओं के आधार पर निर्मित किया जा सकता है, जो उसका मैंने संक्षेप में आपके सामने वर्णन किया है। मुझे उम्मीद है कि इतना आप समझ गए होंगे और इसको अगर परीक्षा में लिख देंगे तो आपका दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी दोनों का काम चल जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। साथ ही मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।